प्रणाम। मैं सुरेंद्र शर्मा। हमारा सूक्ष्म ज्योतिष विषय चल रहा है और सूक्ष्म ज्योतिष के अधीन विवाह पक्ष को चर्चा में लिया जा रहा है कि बच्चों के विवाह करने के अवसर पर कौन कौन बातें हमें निर्णय के अधीन कंसीडर करनी चाहिए। कुछ बातों पर चर्चा हो चुकी है। सम्मुख लिखे प्रश्नों में से हमने प्रथम प्रश्न पर चर्चा कर ली थी। आयु से संबंधित बातों पर हमने चर्चा कर ली थी। अब हम सम्मुख लिखे प्रश्नों पर दूसरे प्रश्न पर चलेंगे। दूसरा प्रश्न, जो भी हमारा बच्चा है या लड़की है या लड़का है, उसके प्रतिपक्ष को हम देखते हैं। अगर मेरी लड़की है तो मैं लड़का पक्ष को निर्णय में डिस्कस करूंगा या उसकी कुंडली से संबंधित बातें जानूंगा। लड़की है, अगर दूसरा पक्ष मेरा है, लड़की है ना हो के लड़का है, तो फिर मैं लड़की पक्ष पर बात करूंगा। तो मुझे कुंडली में, प्रतिपक्ष की कुंडली में मुझे ये भी देख लेना चाहिए कि क्या उक्त की कुंडली में विधवा या विदुर होने का योग तो नहीं है। जैसे मेरी लड़की है तो मैं लड़के की कुंडली में देखूंगा कि उसकी कुंडली में क्या विदुर होने का योग तो नहीं है। इसके लिए जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों पर मैं चलूंगा। ज्योतिषीय सिद्धांत हैं, उसके लिए मैं लड़के पक्ष के लग्न भाव को, लग्नेश को तथा आयु भाव को विजुअलाइज करूंगा, उनका अध्ययन करूंगा, उनको देखूंगा। क्योंकि आयु का पक्ष तो मैं डिस्कस कर चुका हूं पिछले पाठ में, उस विषय पर तो मैं पहले ही देखूंगा कि आयु निर्णय कर ले। अब आयु निर्णय जब कर लिया तब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। तो दूसरे पॉइंट पे मैं देखने जा रहा हूं या देखूंगा कि अगर लड़के पक्ष को कि वो विदुर होने का योग तो नहीं है। कैसे? ये उदाहरण स्वरूप मैंने कुंडली ली है एक लड़की की। मेरे पास आई थी ये दिखाने के लिए। यदि मैं इसी कुंडली को लड़के की कुंडली मान लूं और लड़के की कुंडली मान करके इन्हीं बातों को डिस्कस करूं, तो देखिए लग्नेश तो पीड़ित है। इसका पहले पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया है। लग्नेश पीड़ित है, लग्न भी पीड़ित है। लग्न में राहु अपने ही नक्षत्र में स्थित है, लग्न पीड़ित है। लग्नेश बुध सूर्य के साथ होकर के अस्त है। तो लग्न और लग्नेश दोनों पीड़ित हुए। स्वास्थ्य को क्षति तो बनती है। अब तीसरी बात बची लग्न का कारक, क्योंकि किसी भी भाव की 3 इकाइयां होती हैं, लग्न, लग्नेश और लग्न भाव का कारक। हर भाव के लिए ऐसा ही है, भाव, भावेश और भाव का कारक। यहां लग्न का कारक सूर्य प्रथम भाव है और सूर्य अपने शत्रु के साथ है, शनि के।
लग्न का कारक भी पीड़ित है। इस प्रकार से ये पूर्णतः ऐसे स्वास्थ्य की तरफ जाने वाला है। यदि ये लड़का है, एग्जाम्पल लिया है मैंने, ऐसे स्वास्थ्य की दिशा में जाने वाला है जो उत्तम नहीं होगा, बीमार तो अवश्य रहेगा। लग्न पीड़ित हो जाने पर सारे सुखों में घटत हो जाती है। धन, जन, मन, तन, व्यवहार, रोजगार, संबंध सभी में घटत हो जाती है यदि लग्न भाव की तीनों इकाइयां पीड़ित हो जाए। अब इसका सप्तम भाव जो प्रतिपक्ष का बनता है, क्योंकि मैं अपनी लड़की की शादी करने जा रहा हूं तो लड़के की कुंडली विजुअलाइज कर रहा हूं, एग्जामिन कर रहा हूं। सप्तम भाव इसको वैवाहिक सुखों का भाव, केतु और मंगल स्थित हैं। दोनों काटने मारने वाले ग्रह हैं, एक्सीडेंट कारक ग्रह हैं। केतु सर्जरी कारक है, विवाह विच्छेदक नहीं है। मंगल विवाह विच्छेदक है, परंतु सम्मुख से राहु की दृष्टि है, इसलिए मंगल राहु का प्रभाव वैवाहिक सुखों को पूरी तरह नष्ट करता है। अर्थात यदि ये लड़का है, क्योंकि मैंने लड़के की ही कुंडली मानी है एग्जाम्पल के तौर पर, तो इसके भाग में वैवाहिक सुख भी नहीं है। स्वास्थ्य खराब, लग्न का कारक तीनों पीड़ित होने से स्वास्थ्य खराब, बाकी सुख भी खराब, वैवाहिक सुख भी खराब। अब अष्टम भाव, जहां से आयु डील होती है, अष्टम भाव पर किसी पापी की दृष्टि नहीं है, न यहां से है, न यहां से है, न यहां से है। अष्टम भाव पीड़ित नहीं है। अष्टमेश शनि, वो अपने शत्रु सूर्य के पास बैठा हुआ है, पीड़ित है। अष्टमेश पीड़ित है, लग्नेश पीड़ित है, अष्टमेश पीड़ित है, लग्न भाव पीड़ित है। फिर चंद्रमा अपने शत्रु शनि के साथ है, और 6 ग्रह एक साथ होने से गोल योग है। पंचम भाव में गोल योग बन जाता है, विनाशकारी योग, ब्रेन को रैप्चर कर देने वाला योग। मस्तिष्क कुंठित रहे, हर वक्त अस्त व्यस्त रहे, मस्तिष्क में कोई ना कोई बीमारी जन्म ले ले। चंद्रमा पीड़ित, अष्टमेश पीड़ित, लग्नेश, लग्न का कारक तीनों पीड़ित। तो ये सब स्थिति कहती है कि इस व्यक्ति के भाव में सुख नहीं है। आयु सुख भी नष्ट हुए, पत्नी सुख भी नष्ट हुए, और प्राण कारक सुख भी नष्ट हुए। तो क्या मुझे अपनी लड़की के लिए इसे चुनना चाहिए? ये तो उसे ही सोचना होगा जो लड़की की शादी करने जा रहा है कि वो क्या सोचता है, चुनता है या नहीं चुनता है। लेकिन लक्षण कहते हैं नहीं चुनना चाहिए।
मैं अपने ऊपर संकट क्यों लूं? जिसके हिस्से में संकट आने हैं वो ले। योग है विदुर होने का, क्योंकि वैवाहिक सुख नष्ट हुए, आयु सुख नष्ट हुआ, प्राण सुख नष्ट हुए, तो अधिक समय तक जीवित रहने वाला योग नहीं बनता। कितने वर्ष तक जीवित रहने वाला बनता, ये छुपी हुई बात है, ये भगवान जाने। हमें ज़्यादा जद्दोजहद इसमें नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा गुणित करेंगे तो लगभग आयु तो निकल आएगी, लेकिन उस विषय पर किसी ज्योतिष वक्ता को, किसी परीक्षक को ये नहीं डिस्कस करना चाहिए। आयु को ये मानना चाहिए ये प्रभु अधीन है। आयु पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए। लेकिन अनुमान तो लग गया कि इसे कुछ ना कुछ होगा। इस विधि से हम चुनाव करते समय इन गुणों को नज़रअंदाज न करें, अन्यथा जो कुछ होगा वो मैंने ऊपर लिख दिया है। प्राय हम इन चीज़ों को नहीं देखते। गुण मिलाए, मंगल की बात डिस्कस की, विभाग कर दिया, पछताते हैं, अनेक दिक्कतें हैं, घटित होती देखी जा रही हैं, देखी जाती हैं, और शायद भविष्य तो प्रभु जाने, परंतु अनुमान है यदि नज़रअंदाज करेंगे तो देखी भी जाएंगी। तदुपरांत हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं, संतान भाग्य में है या नहीं। ये दो बातें उपयुक्त यदि हमें मिल जाती हैं, अगर इन दो बातों में दूसरी ये दो ही अनुपयुक्त मिलती हैं तो उस चुनाव पर से तो हम हट जाएंगे, और हट भी जाना चाहिए। यदि पहली दो बातें उपयुक्त नजर आ जाती हैं तब हम तीसरी बात पर चलेंगे, क्या बच्चे के हिस्से में भाग्य में संतान है या नहीं। क्योंकि मैं लड़की की शादी के अनुमान से इस कुंडली को लड़के की मान रहा हूँ, कल्पना रूप, तो मुझे ये देखना है कि उस लड़के के भाग्य में संतान है या नहीं। लड़के के भाग्य में संतान देखने के लिए पंचम भाव, पंचमेश, पंचम का कारक, इन तीनों को देखें, उसके भाग भाव को देखें, उसके प्राण भाव को देखें। क्योंकि प्राण उत्तम है, शरीर उत्तम है, स्वास्थ्य उत्तम है, तो ही संतान कर्म उत्तम हो सकता है। अगर शरीर इस योग्य ही ना हो, संतान कर्मों के योग ही ना हो, तो संतान भाव उत्तम होने के उपरांत भी संतान प्राप्ति तो शायद प्रभु ही जाने होगी या नहीं होगी, परंतु मुझे लगता है नहीं होगी। अब यहाँ आते हैं, हम पहले पंचम भाव को देखते हैं, संतान भाव को। संतान भाव 6 ग्रहों से युक्त है, गोल योग में है। जब 4 से अधिक ग्रह एक स्थान पर बैठ जाएं तो उसे गोल योग कहते हैं। उसमें कौन फलित होगा, कौन नहीं फलित होगा, कौन ग्रह उत्तम फल देगा, कौन घटिया फल देगा, उसका निर्णय निकालना बड़ा आसान नहीं होता। क्योंकि एक ग्रह एक का मित्र, दूसरे का मित्र है, तो वही दूसरा तीसरे का दुश्मन है। ऐसी स्थिति यहाँ पर भी है। सूर्य और शनि में शत्रुता है, सूर्य और चंद्रमा में मित्रता है। चंद्रमा शनि का दुश्मन है तो गुरु शनि के संभाव है।
सूर्य और शुक्र की दुश्मनी बड़ी जटिल है। सूर्य शुक्र का योग तो विनाशकारी होता है, इसलिए इनमें से जहां गोल योग हो उनमें से ग्रहों का आकलन करना एक कठिन बात हो जाती है। परंतु हम यहाँ पंचम भाव को डिस्कस कर रहे हैं। पंचम भाव संतान का भाव होता है। पंचम भाव पूरी तरह पीड़ित है। पंचमेश वहीं बैठा है शुक्र, लेकिन वो सूर्य से पीड़ित है, अपने शत्रु के साथ भी है। इसलिए पंचम भाव भी पीड़ित है और पंचमेश भी पीड़ित है। पंचम भाव पर राहु की पंचम दृष्टि आती है। यह भाव पूरी तरह पीड़ित है। सूर्य शनि का योग, सूर्य राहु का योग भाव को पीड़ित किए हुए है पूरी तरह, और राहु की पंचम दृष्टि आती है, समस्त भाव पीड़ित हो जाता है। उच्च का राहु है। पंचम भाव पीड़ित हो गया, पंचमेश पीड़ित हो गया। पंचम का कारक बृहस्पति पीड़ित है। राहु की दृष्टि बृहस्पति पर चांडाल योग बना देती है। बृहस्पति पीड़ित है, तो पंचम के तीनों घटक पीड़ित हो गए। यहां से तो संतान इसकी प्राप्ति का कोई संकेत नहीं मिलता। अब चलिए भाग की तरफ। भाग्य भाव में 11 नंबर राशि कुंभ राशि है। कुंभ का स्वामी शनि पंचम में बैठा है। पहले सूर्य से पीड़ित है, अपने शत्रु चंद्रमा के साथ है, और राहु की पंचम दृष्टि में चूंकि पूरा ही भाव पीड़ित है, इसलिए ये शनि भी पीड़ित है। तो भाग्येश पीड़ित हो गया शनि। भाग्य का कारक, इस भाव का कारक, नवम भाव का कारक बृहस्पति राहु की पंचम दृष्टि से पूरी तरह पीड़ित है, तो भाग्य भाव का कारक भी पीड़ित हुआ। अब भाग्य भाव पर राहु की नवम दृष्टि आती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राहु की नवम दृष्टि आती है। भाव पूरी तरह पीड़ित है। वहां से कोई संकेत नहीं मिलता कि इसको संतान प्राप्ति होगी। लग्न से कोई संकेत नहीं मिलता इसको संतान सुख होगा, क्योंकि लग्न पीड़ित, पंचम पीड़ित, नवमेश और नवम पीड़ित, इन्हीं 3 भावों से संतान विषय डिस्कस होता है। तो इसके भाग में संतान नहीं है। ऐसा या इस विधि से हम संतान भाव को डिस्कस करते हैं कि अमुक के विषय में, उसके भाग्य में संतान प्राप्ति योग है या नहीं। जब तीनों बात क्लियर हो जाए, ये उत्तम हो जाए, ये उत्तम हो जाए, ये उत्तम हो जाए, जब चौथे पर जाते हैं, अगर इन तीनों में से फुल स्टॉप वहाँ दोनों में नहीं लग पाया, तो तीसरी पे आकर के फुल स्टॉप लग गया कि भाई ये भाग्य में नहीं है, उसका चुनाव करना हम छोड़ ही देते हैं। प्रायः ऐसा देखा गया। अब आज हमने इन 3 पॉइंट्स को डिस्कस किया। अब हम अगले पाठ में चतुर्थ प्रश्न पर चलेंगे। आज का पाठ पूर्ण हुआ। यहीं तक विराम करते हैं।
यदि आपको मेरा ये लेक्चर उत्तम लगा हो, मनभावक हो, आपको कुछ इससे ज्ञान प्राप्ति हो रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये मात्र इसलिए होता है कि व्यक्ति को प्रोत्साहन मिले। और कमेंट करें, जैसा भी आपको लगा हुआ कमेंट करें। यदि इसमें इन लेक्चर्स में कोई सुधार कराना हो तो भी कमेंट करें।